नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पूरी तस्वीर एक रात में बदल गई है। सबसे पहली खबर सोनम वांगचुक के आत्मसमर्पण की। सोनम वांगचुक ने जिस सरकार से ये आदमी लड़ रहा था उसी के हाथ से अनशन तोड़ दिया। याद कीजिए, जो पहला वीडियो आया था मेरा, मैंने साफ साफ कहा था बच्चों की लड़ाई जेन्युइन है। सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता मत करिए, इस आदमी की हिस्ट्री है, ये खुद ही पानी पी के अनशन तोड़ लेता है। और इस बार तो इस आदमी ने समर्पण किया है। पूरे कॉकरोच आंदोलन को दगा देकर इसने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो एमओएस हैं उनके हाथ से जूस पीकर अनशन तोड़ा है। इतिहास में किसी आंदोलनकारी के इस तरह से बिट्रे करने की खबर आपने पहले नहीं सुनी होगी। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन देने आए थे और उस समर्थन के नाम पर उस मंच पर जाकर वो विराजे, अनशन किया। उसके बाद पूरे आंदोलन के मुखिया की तरह व्यवहार करने लग गए। हर रोज अपनी मांगें बदलने लग गए और बदलते बदलते आज इस पे आ गए थे कि बच्चों के ऊपर एक्शन नहीं लोगे तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। और उसके बाद भी बच्चों के ऊपर एक्शन हो रहा है। इस आदमी ने जूस पी लिया, कहा जाए तो दुश्मन के खेमे में मिल गया। कॉकरोच जनता पार्टी के बाकी लोग अभी अपनी रीढ़ की हड्डी को संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम सरकार से कोई बात नहीं करेंगे। यानी सोनम वांगचुक, तुमने अनशन खत्म कर दिया, तुम जाओ, समर्पण के लिए किया था, बहुत अच्छी बात है। एक तरह से देखा जाए तो उनका रास्ता अलग हो गया है और अब ये तस्वीर एकदम साफ हो गई है। ऐसा लगता है मुझे कि वहां पर उनको लाया ही इसलिए गया था कि इस आंदोलन को डिरेल किया जाए। हो सकता है लद्दाख में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे आपको बाद में नजर आए, लेकिन भारत के सबसे बड़े आंदोलनों को धोखा देने वाले लोगों में उनको गिनेंगे कुछ लोग। दूसरी खबर इसी समय आधी रात को और आई है। अभी रात को 1 बज रहा है और खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी झुक गए हैं, पलटी मार गए हैं। खबरें ये थी कि रात को कनॉट प्लेस की दुकानों को 6:30 बजे बंद करने का आदेश दे दिया गया है। बढ़िया क्रैकडाउन होने वाला है, छात्रों के ऊपर दमन होगा, अत्याचार होगा, पुलिस दुगनी ताकत से भिड़ेगी। लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो मैं लगाऊंगा इसके बाद में, क्योंकि उस वीडियो की रिलीवेंस खत्म नहीं हुई है। उस वीडियो में मैंने साफ कहा था कि सरकार किसी भी हालत में दमन नहीं कर सकती। आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे, मैंने लिखा है इनकी हिम्मत नहीं है कि ये दमन करें। और आधी रात को पीएम मोदी बगैर कैमरामैन को बुलाए, बगैर फोटोग्राफर को बुलाए, अपने मोबाइल आईफोन के कैमरे से एक संदेश जारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं,
इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। मित्रों मित्रों बोलने वाला नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स बोला है जनजी को और साथ में एक भी ठोस बात नहीं कही। मोदी ने कहा कि हम पकड़ रहे हैं, हम सब लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, हमने जल्दी से दोबारा परीक्षा करा दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, सबको सजा मिलेगी, कैबिनेट प्रस्ताव लाने वाली है, तमाम सारी बातें। पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वो आदमी चुप रह गया। एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म पर वो आदमी चुप रह गया और एक झूठ भी बोला। झूठ ये बोला कि जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था पेपर लीक में, उन सबको पकड़ा गया है और वो लोग जेल में सड़ रहे हैं। जिस दिन संसद मार्च हो रहा था, जिस दिन यहां दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा था, उसी दिन खबर आती है कि पेपर लीक के आरोपी को जमानत मिल गई है। वो बाहर है और मोदी कह रहे हैं सब अंदर है। ये पूरा का पूरा सिलसिला चला जा रहा है और इस बीच में दिल्ली पुलिस का पूरा सीन मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से वो भी सरेंडर हो गई है। सारे लोग हौसले के सामने सरेंडर हैं। नरेंद्र का सरेंडर, वांगचुक का सरेंडर, दिल्ली पुलिस का भी सरेंडर, और ये भी साबित हो गया कि जिस नए वाले पुलिस कमिश्नर को लेकर आए थे, जिस नीयत से लेकर आए थे, वो नीयत फेल हो गई। पूरा वीडियो है मेरा डिटेल में, जो ताज़ा खबरें अभी आई हैं रात को 1-1:30 बजे के आसपास, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बाकी वीडियो में लगा दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखना मत भूलिएगा। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। क्यों सरकार का रवैया अब बदल गया है और सरकार डरी हुई नजर आ रही है, इसको भी समझेंगे। कहाँ मिस हैंडलिंग हुई है, इसको समझेंगे, और कहाँ सरकार ने इस आंदोलन को डील करने में गलती की सरकार के नज़रिए से, उसको समझेंगे। ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में क्या होने वाला, और ये भी जानेंगे कि ये जो रोज रोना चल रहा है, पत्रकारों को मारा जी, पत्रकारों को मार रहा जी, पत्रकारों को नहीं मारना चाहिए, ये कहाँ तक सही है। और ये जो लोग हैं जो और ऑर्केस्ट्रेट तरीके से एक सुर में एक खास तरह की सोच के पत्रकार, एक खास पार्टी से जुड़े हुए पत्रकार और एक खास तरह के मीडिया के पत्रकार जो लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट हो रहा हो। बस चूंकि पत्रकार है तो कॉपी पेस्ट करने की जगह दोबारा लिख लेते हैं। एक ही चीज आ रही, तो क्यों आ रही है और क्यों नहीं आना चाहिए, और क्या वाकई वहां पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, पत्रकारों से दुर्व्यवहार हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इससे पहले मैं ये चर्चा करूं आपसे कि वहां पर सरकार हार क्यों गई, और जो पुलिस के डंडे, सादी वर्दी में गुंडे, जो कुछ भी हुआ, पत्थरों के ट्रक, मारपीट, उस सब के बावजूद पुलिस को कामयाबी क्यों नहीं मिली, सरकार को कामयाबी क्यों नहीं मिली, और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदलना सरकार के लिए भारी क्यों पड़ गया।
केंद्र सरकार को समझ में आ गया है और उसने कहा भैया आ जाओ बात कर लो। पहले बात कर लेते तो इतने बच्चों को पीटते नहीं, पीटना पड़ता, लेकिन पहले इन्होंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि इनको अपनी पिटाई पे भरोसा था। सीजेपी ने ठुकरा दिया है, जंतर मंतर पे आ जाओ। अब वो कह रहे हैं जंतर मंतर पे नहीं जाएंगे तो अब हमको डर लग रहा है, तो कह रहे हैं कहीं तीसरी जगह आ जाओ। बोले नड्डा जी के आ जाओ, बोले हम वहाँ नहीं आएंगे। और यही स्टैंड है जो पहले भी लेना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की, मैंने उसकी आलोचना की थी। आज इन्होंने सही रास्ता अपनाया है। नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे जिसमें इस पूरे पेपर लीक के मामलों की सुनवाई होगी। कॉकरोच जनता ने पार्टी ने कहा भाई साहब अब जब बातचीत होगी तो ये सब उल्लू बनाने वाला चक्कर बंद कर देना। आप बातचीत होगी तो ठोस बातचीत होगी, क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, ये सब उल्लू बनाने का चक्कर नहीं। क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री की घोषणा है कि हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे, दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे, मसला पेपर लीक का है ही नहीं इस वाले का। ये जो सोनम वांगचुक ने इस मसले को एकदम घुमा के ये बना दिया था कि इस बार जो पेपर लीक हुए हैं सिर्फ उसी के बारे में आंदोलन है। उन्होंने कहा है कि भाई साहब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, समस्या ये है इस बार की लीक की नहीं है, इस बार किसी को सजा दे दोगे उतने वर्ष से लीकेज नहीं रुकेगी, तुम अपना सिस्टम ठीक करो, आप अपनी पूरी व्यवस्था को बदलो। जो मोदी जी का पेट प्रोजेक्ट है, एक एजेंडा है पूरा का पूरा आरएसएस का, कैसे इस देश में सारे के सारे लोग जो एग्जाम देंगे उनको एक खास तरह के थॉट प्रोसेस के साथ आना पड़ेगा, एक खास तरह की विचारधारा के सवाल लिखोगे तो जवाब मिलेगा, क्योंकि सवाल वैसे तय किए जाएंगे, सवाल तय करने के लिए नागपुरिया लोग रखाए गए हैं, वो पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो इसलिए मामला ये चल रहा है। और कल 24 जुलाई को यानी आज जब आप वीडियो देख रहे हैं, देश भर में प्रोटेस्ट होंगे। अभी तक तो प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं और आपके पास में खबरें आई होंगी, बहुत बिहार वालों ने तो कमाल ही कर दिया, बैरिकेड वगैरह उठा के ले गए वहाँ पे। अब पता चला बैरिकेड ले गए हैं तो पुलिस वाले जो है वो बेचारे परेशान हैं, उनसे कह रहे हैं तुम चलाओ ना, आंसू से चलाओ। उन्होंने कहा पानी डालते हैं, तो फायर ब्रिगेड से पानी डाला तो उसमें नहा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कॉकरोच, आप इस पूरी जनरेशन को समझ नहीं रहे हो, आप पुराने आदमी हो गए हो भाई। वो वहाँ डांस कर रहे हैं बारिश में, आप कह रहे हो हम दमन करेंगे। एक और वीडियो आता है उसमें पुलिस वाले की टोपी उठा के वो फेंक दे रहा है। एक और वीडियो आता है कि भाई जब वो बैरिकेड हट गया पटना में तो रस्सा एक रोकने के लिए लगा हुआ प्रदर्शनकारियों को, प्रदर्शनकारी उस रस्से को उठा के ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ से पुलिस वाले उस रस्से को खींच रहे हैं, दोनों के बीच में टग ऑफ वार चल रहा है, रस्सा कसी चल रही है। ये तस्वीरें आ रही हैं। यानी तुम सोच रहे हो डरा दोगे बच्चों को, इनको, इन बच्चों को भाई साहब ये 21वीं सदी के बच्चे हैं। इन बच्चों की जो एजुकेशन हुई है थैंक्स टू कपिल सिब्बल, जब वो एचआर मिनिस्टर थे, ये तब के रिफॉर्म्स हैं कि बच्चों को स्कूल में मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, डराया नहीं जाएगा। तो आज बच्चे डरते नहीं हैं, और जो अपने बाप के हाथ से थप्पड़ खा के डरते रहे हैं उनको लगता है सब डरेंगे, और वो डराने वाले तरीके आंदोलन पर जब अपनाते हैं तो बच्चे तो डरते ही नहीं है। देखा नहीं था वीडियो, मारने लगे तो कहता मार मार मेरे को मार। आपको कोई दिखा डर के भागता हुआ, बच के भागता हुआ? नहीं दिखा। तो इन बच्चों को आप डरा नहीं सकते हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो ड्रामा हो रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह का, ये सबको छोड़ दीजिए। कल 24 तारीख को एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में होने वाला है, और कहा जा रहा था कि बड़े आंदोलन के बीच में आधी रात को पुलिस क्रैकडाउन करेगी। समझ में आ गया, सरकार ने कह दिया भैया पुलिस जी तुम्हारे बस का नहीं है, कमिश्नर साहब बैठो अपना संभाल लो। बहरहाल अब वो जो भी है, इस बीच में एक दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आपने सुना होगा मेरे पास टाइम नहीं, हमारा टाइम हम वेस्ट करने के लिए नहीं है। सीजीआई ऑफ इंडिया कह रहे हैं हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, बच्चों को पीटा जा रहा है, हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है कि एक बच्ची के संवेदनशील अंगों में कोई डंडा घुसा रहा है इंस्पेक्टर, उनके पास देखने का टाइम नहीं है कि डंडों के अंदर कील लगा के बच्चों को पीटा जा रहा है, उनके पास देखने का टाइम नहीं है कि नेम प्लेट नहीं है, उनके पास देखने का टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। लेकिन इस देश की दूसरी अदालत दिल्ली हाई कोर्ट तुरंत याचिका एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि याचिका इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को बाकायदा ये मानकर सहमति दे रही है कि कहीं उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। आप देखिए किस तरह से काम चल रहा है, जांच होगी इस आंदोलन की, इसकी मांग की जा रही है हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट इसकी याचिका को स्वीकार कर रहा है।
और जब बच्चों को पीटा जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे पास टाइम है। अगर आप ये कहते हो कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसके प्रति बहुत श्रद्धा रहनी चाहिए, जो मुझे बहुत ज़्यादा है, तो क्या व्यवस्था को, न्यायपालिका को इन चीज़ों के लिए थोड़ा संयमित दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए? सीजेआई साहब ने डेट दी है, इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन इस पे तुरंत सुनवाई की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ग्राउंड पे एक्शन हो रहा है, सड़क पे बच्चों को पीटा जा रहा है। अभी मैं जब पूरी समीक्षा करूंगा, जो मैंने लोगों से बात की है, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा गुनाह सड़कों पे हो रहा है। इसी तरह से अब राकेश टिकैत किसान नेता उनके साथ आ गए हैं, उनके समर्थन में आ गए हैं, और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी पे आ गए हैं। विदेशी ताकतें, वामपंथी संगठन आंदोलन को हवा दे रहे हैं वगैरह वगैरह, और भारत की आर्थिक प्रगति रोकी जा रही है। भारत का भविष्य बर्बाद करके परीक्षाओं में चोरी हो रही है, उद्योग बन गया है पर्चा चोरी, पर्चा लीक करना, तब देश की तरक्की पे कोई असर नहीं पड़ता। आंदोलन से आर्थिक तरक्की रुक रही है। ये बयान आने लग गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब हम आते हैं उस एनालिसिस पे कि किस तरह से डराने की कोशिश हुई जो फेल हो गई। एक तो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि मीडिया की हेडलाइंस बन रही हैं, अब इनके पासपोर्ट रद्द होंगे। एक कहीं मीडिया छाप रहा है पुलिस के पास में खुफिया कैमरे थे जिससे वो लोगों पर नज़र रखे हुई है। दूसरा कोई छाप रहा है कि इसके अंदर विदेशी साजिश है, वो विदेशी एक बोल रहा है पाकिस्तान की है, दूसरा कह रहा है कि वो सोरोस की साजिश है। तमाम सारी खबरें मीडिया छाप रहा है और डरा रहा है। आपको लग रहा है ये जो मारपीट वाले संदेश हैं ये क्या है? ये पेरेंट्स को संदेश दिए जा रहे हैं कि देख लो अपने बच्चे को वहाँ मत भेजो, वहाँ मारपीट हिंसा हो रही है। ये वो है। खैर, तो पहले हम बात करते हैं कि किस तरह की चीज़ें आंदोलन में की जो गलत हो गई। ये बात हो रही है प्रशासन के नज़रिए से, ना कि विद्यार्थियों के नज़रिए से। एक पुलिस अफसर कहाँ गलती करता है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और ये गलती शुरू हुई है पुलिस अफसर से पहले सरकार की तरफ से। जब इतने दिन से धरना चल रहा है, अनशन चल रहा है, जो बातचीत करने की बात आज सरकार कर रही है, क्या इसका फर्ज नहीं बनता था कि इन लोगों के साथ बैठ के बातचीत करती, इनसे कहती बताओ भाई आपकी मांगें क्या हैं, आओ बैठते हैं, समझते हैं, ठीक है हम ये कर लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ये मांग रहे थे, ये इनका एक जो भी था एक इशू बना देना और उसके आसपास पूरा एक नैरेटिव खड़ा करना इनकी स्ट्रेटजी रही होगी, उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन इसको तोड़ना था सरकार को। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम पे तैयार हो जाते, कुछ बातचीत तो होती, रास्ता निकलता, सरकार को झुकना था। पर सरकार तब अकड़ में थी क्योंकि ये सरकार 12 साल में इतना अहंकार पी चुकी है कि इसकी एक एक रग से अहंकार चूता है, खून की तरह, मवाद की तरह। तो हुआ क्या, इन्होंने जब देखा कि अब जिस दिन आंदोलन होने वाला है, उन्होंने कहा पुलिस कमिश्नर को बुलाओ, इन बच्चों को पूरी तरह से तोड़ेंगे, माहौल भय का फैल जाएगा। यहाँ गलती हुई है क्या कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसमें लाठीचार्ज का प्रोविज़न है और आंदोलन को नियंत्रित करने में लाठीचार्ज की बहुत अहम भूमिका होती है। लाठीचार्ज, वाटर कैनन वगैरह वगैरह। तो इनकी भूमिका क्या होती है? इनकी भूमिका होती है, पुलिस की भूमिका है कि भीड़ को तितर बितर करना ताकि कोई अराजकता का माहौल ना बने। अगर शांति से धरने के सामने खड़े होकर कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, एक जगह तय है, वहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं, तो उन पे दमन की ज़रूरत होती नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पुलिस कहेगी हाँ जी वो तो जा रहे थे, आपको पता नहीं है, हमको खुफिया सूचना मिली थी। वैसी स्थिति में भी एक प्रोटोकॉल होता है। भाई जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जितने ही प्रदर्शन होते हैं, पुलिस कहती है कि सब लोग अपने घर लौट जाएं। यहाँ पर धारा 144 है, जो 167 जो पता नहीं क्या बना दिया है, सबके नाम बदल दिया इन्होंने, नाम बदल ना, कानून का भी नाम बदल दिया भाई लोगों ने। अब वो बताओ यार, अब उसका नाम लेके कि भैया यहाँ लगी हुई है, आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं तो आपकी असेंबली जो है वो गैरकानूनी है, आप लोग यहाँ से हट जाएं, तितर बितर हो जाएं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से लाउडली उनका ही माइक्रोफोन लेके इस चीज़ को कहा जाता।
पुलिस को बल प्रयोग करेगी वरना हट जाएं। अरे भाई, अपराधी को भी अगर मारने जाती है पुलिस, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, तो आप चारों तरफ से घेर चुके हो, अपनी भलाई चाहते हो तो हथियार फेंक दो, यही तरीका होता है ना, सरेंडर कर दो। तो जब लाठीचार्ज करते हैं उसका भी ये तरीका होता है। तो क्या होता है, एक सेंट्रलाइज मॉब है, उसको भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, यही पढ़ा ना आपने। तो उसको भीड़ को स्कैटर्ड करना, वहाँ से हटाना है। तो आप अगर वहाँ पे वाटर कैनन मारते हट जाते, पहले चेतावनी देते, लाठीचार्ज करते, लोग हट जाते। पर यहाँ पर जो प्लानिंग थी ना, वो हटाने की नहीं, डराने की ज़्यादा थी। तो क्या किया इन्होंने कि जो एक जगह पे कंसंट्रेटेड भीड़ हो, उसको तितर बितर करना हो और उस पर लाठीचार्ज किया जाए, ये तो एक व्यवस्था बनी हुई है। पर हालांकि है तो वो भी गलत। पर यहाँ पर तो आपने तितर बितर लोगों को पीटा। अनगिनत वीडियो आए होंगे, अकेला आदमी जा रहा है, पकड़ के मार रहा है एक आदमी सिविल वर्दी में, हेलमेट पहन के। कहाँ पे? कनॉट प्लेस पे। कनॉट प्लेस वहां से कितना दूर है जंतर मंतर से? कम 4 किलोमीटर दूर तो होगा। जो इनर सर्किल है उसके अंदर पीट रहा है, विजुअल आ रहे हैं। 4 आदमी साइड में खड़े हुए हैं, उनको घसीट के पीट रहे हैं। एक आदमी ढूंढ लिया, उसको 8 पुलिस वाले पीट रहे हैं। ये भीड़ को तितर बितर नहीं कर रहे हो आप, तो पहले से तितर बितर लोगों को पीट रहे हो, जो उससे अलग हो गए उनको पीट रहे हो। तो ये जो आपने पीटा, और उस पीटने के चक्कर में ये बन गया झगड़े की तरह की इसने शक्ल ले ली। तो डर निकल गया आपका। लाठी क्यों मारी जाती है? मेरे फादर इन लॉ मेरे ससुर साहब जो है बहुत सीनियर पुलिस अफसर थे, और वो इन सब चीज़ों के एक्सपर्ट माने जाते थे। वो कहते थे कि भाई लाठी चार्ज करना इसलिए ज़रूरी है तेज़, ताकि गोली चलाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसके पीछे भीड़ उग्र हो, भीड़ आपके ऊपर हमला करने वाली हो, या कुछ ऐसा करने जा रही हो कि उसको रोकना है, संगठित तरीके से एक तरफ आगे बढ़ रही है, या दंगा है, भीड़ भली जा रही है दूसरी कम्युनिटी के घरों की तरफ, उसको तितर वितर करना है। अब यहाँ तो भीड़ एक जगह खड़ी हुई है और पुलिस उसको घेर के पीट रही है। तो बेसिकली ये अपराध जैसा हो गया। भाई, आपका मकसद डिसमेंटल करना नहीं था। अगर एक आदमी अनशन पे बैठा हुआ, उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं, एक डेडिकेटेड असाइंड जगह कि भैया यहाँ पे लोग बैठेंगे, अनशन करेंगे, उसके आगे लोग इकट्ठे होंगे, उनको समर्थन करेंगे, तो इसकी ज़रूरत क्या थी? आगे बढ़ने से रोकने के लिए होता है ना। अगर आप उस दिन संसद मार्च का आयोजन था, जब वो वहाँ से निकलने के बाद जब एक मार्ग पे आगे बढ़ते, वहाँ आप उनको रोक लेते। रोकने के बाद में यहाँ तो कनॉट प्लेस पे दिख रहा है वहाँ पीटो, यहाँ दिख रहा है वहाँ पीटो। इतनी ज़्यादा तस्वीरें आई हैं अलग अलग जगह पे हिंसा की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर आपको मैं अपने ससुर जी का बयान याद दिलाऊं, तो वो कहते थे कि गोली ना चलानी पड़े इसलिए लाठी चलानी है। अब आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाठी चलाने में आप कमज़ोर पड़ गए तो भीड़ बेकाबू हो जाएगी, इसलिए आपको गोली चलानी पड़ेगी। इन्होंने लाठी चलाई, स्कर्टेड तरीके से चलाई, अलग अलग जगहों पे जब वो किया आपने ना, तो उससे क्या हो गया कि भीड़ तितर बितर, भीड़ पे लाठी चलाई तो भीड़ के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप तितर बितर करने के लिए जो चीज़ बनी हुई है, जो लोगों को बिखेरने के लिए बनी हुई है, उस चीज़ को बिखरे हुए लोगों पे अप्लाई कर रहे हो। फिर पैलेट गन की खबर आई, वो तो बहुत ही अफसोसनाक है। जम्मू कश्मीर में जब पैलेट गन इस्तेमाल की गई थी, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर मामला उठा, दिल्ली में उसका इस्तेमाल किया गया। तो ये जो डर फैलाने की कोशिश थी, क्योंकि इनको लगता था कि डरा लेंगे, वो हो गई नाकाम। अब निकल गया बच्चों के अंदर से डर। तो आपने देखी होगी कल रात की तस्वीरें। रात को जैसे रामलीला के मंच पे होता है ना, 15 आदमी रावण की सेना के खड़े हैं और 15 आदमी राम की सेना में खड़े हैं, उधर से भी तलवार घूम रही, उधर ऐसे लड़ रहे हैं लोग दिल्ली पुलिस के साथ में। बताइए आप। उधर पटना में भी यही सीन आ रहा है। देश भर, मुंबई में एक लड़की पुलिस की गाड़ी रोक के खड़ी हो गई, हिम्मत है तो आगे बढ़ो। ये चीज़ें जो हैं, ये डर निकल गया है। पहले तो वो डरने वाली पीढ़ी नहीं है। भारत को एक निर्भीक और दमदार भारत बनाने के लिए नई पीढ़ी को तैयार किया गया था। पहले डर के पिताजी के सामने कांपने वाली पीढ़ी बनती थी। अब एक नया भारत है, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब वो मानव संसाधन मंत्री थे कपिल सिब्बल, उन्होंने बहुत रिफॉर्म किए, उनके रिफॉर्म रिवर्स कर दिए गए, वरना भारत का नॉलेज का लेवल कुछ और होता। उसके पीछे भी यही था, माँ बाप को मार खाने की आदत थी, स्कूल में फेल होने की आदत थी, नंबर कम ज़्यादा आने पे
कुटने की आदत थी, तो उनको लगता था कि अरे ये तो परेशानी नहीं कर रहे हैं बच्चों को, ये तो सबको पास कर दे रहे हैं, क्योंकि सबको पास नहीं कर रहे थे भैया, वो हर महीने एग्जाम ले रहे थे स्कूल के अंदर ही, तब आ जाके पास करते थे। जो तुम साल में एक एग्जाम लेते हो वो 12 ले रहे थे, फिर तिमाही अलग ले रहे थे, 6 माही, तो वो खैर कोई बात नहीं। तो वो उसके कारण जो बच्चे तैयार हुए हैं ना, ये कॉन्फिडेंस से भरे हुए बच्चे हैं। अब ये बच्चे जो हैं डर नहीं रहे आपसे, डर नहीं रहे हैं, तो अब आप आगे इनको और डराने के लिए कोई और अगर इस तरह का उपक्रम करोगे तो और ज़्यादा मात खाओगे। तो एक चीज़ पक्की है कि सरकार को समझ में आ गया अब इनके ऊपर सख्ती नहीं की जा सकती, ये इससे ऊपर उठ चुके हैं। कैसे कैसे नारे, कैसे कैसे स्लोगन, कैसे कैसे उनके प्ले कार्ड, कितने क्रिएटिव। 200 अमित मालवीय और 200 उनकी आईटी सेल भी आ जाए, मुकाबला नहीं कर सकते भाई साहब। क्या क्रिएटिव रीलें आ रही हैं, गाने बनाए जा रहे हैं, भयंकर। अब आते हैं पत्रकारों के रोने पे। भाइयों, जो गोदी पत्रकार हैं, एक तो मैंने बताया था वो पत्रकार हैं जो पुलिस के बेचारे, कल के वीडियो बताया था कि पुलिस की बीट कवर करते हैं, उनको खबरें ही नहीं मिलेगी तो वो रोज डाल रहे हैं सब जगह से, देखो जी इस पुलिस वाले को पीट दिया, जो को उसकी टांग तोड़ दी। ये चल रहा है कार्यक्रम, भविष्य सुरक्षित अपना सुरक्षित कर रहे हैं अपनी खबरों का। दूसरा क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है, जो भारत के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उन मीडिया हाउसेस की हालतें ख़राब, लोग टीवी देखते नहीं हैं, तो चैनल चलाने के लिए चाहिए पैसा। और कोई भी आदमी जब मेरा विज्ञापन देखोगे नहीं कोई, तो मैं आपके चैनल पे विज्ञापन क्यों दूंगा। सरकार कहती है हम देंगे ना विज्ञापन, तुम हमारा प्रोपेगेंडा चलाओ। तो बैठ के सब तरफ जो है सरकार के प्रोपेगेंडा वाले बैठे हुए, एंकर, आलोचना करने वाले सब बाहर कर दिए गए हैं। उस व्यवस्था के बीच में जो रिपोर्टर है वो भी वही काम कर रहा है दिन रात। तो उन चैनलों की पहचान गोदी मीडिया के तौर पे बन गई है, कॉमन पहचान दे दी गई है उनको, जिसको मैं कहता हूँ लश्कर-ए नोएडा। तो वो जो लश्कर नोएडा के जवान हैं, तो वहाँ पे पुलिस के जवान नहीं गए थे, लश्कर नोएडा को भी भेजा गया था। अब आप कहोगे वो तो पत्रकार रिपोर्टिंग, यही कह रहे हैं सब लोग, ये सब लोग जो एक खास तरह के सोच वाले हैं। भाई याद करो जरा शाहीन बाग, वहाँ पे सुधीर चौधरी, दीपक चौसिया, पता नहीं कौन कौन से 4-5 संपादक पहुँचे थे वहाँ पे, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, उन्होंने घुसने ही नहीं दिया, बाहर से निकाल दिया, उनको हटा दिया। क्यों? क्योंकि तुम लश्कर नोएडा से आए हो आक्रमण करने के लिए, तुम यहाँ रिपोर्टिंग करने नहीं आए हो। और ये कॉकरोच भी जानते हैं, और 17-16 साल के बच्चे भी जानते हैं, सबको पता है गोदी मीडिया क्या होता है। उस व्यवस्था के बीच में ये भी काम कर रहे हैं। एक लड़की बस में चढ़ा, एक आदमी बेचारा, वो लड़का था, वो बस के शीशे से निकल के भाग रहा है। तो आप सोचिए, एक मीडिया वाला कवर कर रहा है, वो आपने वीडियो देखा होगा, वो कैमरा वैमरा रख के उसको दोबारा से पकड़ रहा है और बस में घुसा रहा है। ये आपका काम है, ये मीडिया का रोल है। अब ये सब करोगे भैया तो 1-2 लोग चपेट में आ गए। 2 विजुअल ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। एक वो लड़का ऑरेंज शर्ट वाला, जो नया लड़का लग रहा है, उसको ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस भी शायद कवरेज करने का नहीं है, और वो मेरा मोबाइल ले गए, मेरी चेन ले गए, मेरा ये ले गए, मेरा पर्स चला गया, पता नहीं क्या क्या। और दूसरा एक तस्वीर है, एक लड़की को, रिपोर्टर को गले में हाथ डाल के कोई ले जा रहा है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो ले जा रहा था वो कौन था, और सारा उनका अपना चैनल भी इस पर मौन है। वो जो लेके जा रहा है, उस विजुअल को आप थोड़ा आगे तक देखें तो पता चलता है कि वो तो कान में कुछ कह रहा है लड़की के, शायद वो उसको समझा रहा है कि यहाँ से भिड़ो मत, निकल लो। उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वो लड़की को टॉर्चर कर रहा है, उसको गले से दबा के ले जा रहा है। मैं ये मान रहा हूँ कि हो सकता है वो भी आक्रमण के तस्वीरें हों। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जो आज आप ट्विटर और फेसबुक रंगे हुए हो, पत्रकारों पे हमला नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, लगे हुए हो, आप जानते हो पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब वो ये ट्वीट कर रहे हैं, उसी समय नोएडा की फिल्म सिटी के अंदर एक बड़े मीडिया हाउस के अंदर एक कत्लेआम चल रहा है। हर चौथे, 5वें दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन कुछ लोगों को एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जाता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाकर उन लोगों से साइन कराए जाते हैं, इस्तीफा दो। उनका इस्तीफा साइन करा के गार्ड पकड़ के गेट के बाहर तक छोड़ के आता है। हिंदुस्तान के
बहुत बड़े मीडिया हाउस में, नंबर 1 होने का क्लेम करने वाले मीडिया हाउस में इस तरह से पत्रकारों की और गैर पत्रकारों की नौकरियां ली जा रही हैं। कुछ समय पहले इन लोगों के सालाना जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 3 साल के, उनको बदल दिया गया था, उसको हायर एंड फायर एंड वाली टर्म्स में बदल दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट को आप लीक नहीं कर सकते, इसलिए वो किसी को बता भी नहीं सकते हैं। और अब उस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठा के एक और कत्लेआम वाले मीडिया हाउस से टीम आई है, HR वाले आए हैं, वो इस तरह से नौकरियों से निकाल रहे हैं। एक भी आदमी ने इनमें से एक शब्द लिखा इसके ऊपर? क्या ये मीडिया हाउस के लोगों के ऊपर हो रहा अत्याचार नहीं है? क्या ये पत्रकारों से ज्यादती नहीं है? आंकड़े जानना चाहेंगे? चौंक जाएंगे आप। जो अलग अलग जगहों पर जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी हाल की जो छटनी है 2024-25 के संकट में जो अलग अलग एड गली, एक्सचेंज फॉर मीडिया, भड़ास फॉर मीडिया जैसे संस्थानों में इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, उनको कंपाइल करो तो करीब 400 से 600 मीडिया प्रोफेशनल्स को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नौकरी से, ये नौकरी वाले हैं। इसके अलावा ब्यूरो बंद किए गए हैं, तो जो एडहॉक पे काम करते हैं, जो इस बेसिस पे काम करते हैं, एक खबर कम कवर करेंगे तो एक का पैसा मिलेगा, वो लोग स्टिंगर्स कहलाते हैं। उन स्टिंगर्स का इतने बड़े पैमाने पे नौकरी है। स्टिंगर को अगर आप साल में कहोगे भाई 2 ही खबरें दो, एक खबर का आपने उसको 1000 या 2000 रुपये दिया, घर चल जाएगा उसका? जिन्होंने मेरे साथ काम किया वो जानते हैं 10,000 रुपये से कम का उस जमाने में 2004 में अगर काम करते हो तो मैं कहूँगा कि आप कहीं और से पैसे कमा रहे हो, गलत बात है। इतनी मेहनत करो, इतनी खबर लाओ। उन स्टिंगर्स को भी बोलता था, जिन्होंने मेरे साथ काम किया वो गवाही दे सकते हैं। तो कहता था निकाल दूंगा अगर 10,000 से कम कमाया तो। इतनी मेहनत करो, इतना काम करो ताकि तुम्हारा घर ठीक से चले। उस ज़माने में 10,000 परिवार चलाने के लिए पर्याप्त सी स्थिति होती थी और लोग बड़ी पैसा कमाते थे। खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगा, व्यक्तिगत बातें, पर उनकी भी नौकरियाँ गई हैं। छोड़ दीजिए इस बात को। एक मीडिया समूह होता था, वहाँ पे 5,000 के आसपास लोगों को नौकरियों से निकाला गया। छोटे बड़े लोगों को 1,000 लोग रोल पे थे, 4,000 लोग स्टिंगर्स वगैरह थे। जिस दफ्तर में लोगों को साल साल भर से वेतन नहीं मिल रहा था, उसी दफ्तर में 600 करोड़ रुपए बरामद होते हैं कैश। इन सारे चपंडूकों में से जो एक लड़के के कवरेज के दौरान कपड़े फट गए, पगलाए जा रहे हैं, किसी ने एक लाइन लिखी सारा इंडिया में क्या हो रहा है। और ये रोज होता है। जिस मीडिया हाउस का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें भी एक नियमित परंपरा बन गई है। 4-5 साल से अचानक मैनेजमेंट का मूड आता है, कुछ पत्रकारों को हटा देते हैं। 55 साल से ऊपर हो गए, रिटायरमेंट होने वाला है, रिटायरमेंट बेनिफिट देना पड़ेगा, हटा दो। एक मीडिया हाउस, उसने तो कोविड के दौरान जबरदस्ती सारे प्रोटोकॉल को भंग करते हुए लोग पत्रकारों को अपने यहां बुलाया। कोविड फैला, उसके अंदर करोड़ों रुपए का पैकेज लेके बैठे हुए हैं, आज सरकार से पैसा ले रहे हैं, उस वक्त संपादक होते थे, उन्होंने जबरदस्ती बुलाया। एक शब्द लिखा तुमने, तुम यहां पत्रकारिता किसको सिखा रहे हो यार? और तुम वहां की बात करो जंतर मंतर कॉकरोच जनता पार्टी की, तुमने एक लड़के की तस्वीर निकाल ली, राजदीप सरदेसाई वहां पर गया, रिपोर्टिंग की उसने बाकायदा, उसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आता तो वो भी किसी गोदी मीडिया के मीडिया हाउस से है। वहां पर विदेशी पत्रकार लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वहां पे हर मीडिया हाउस दुनिया का, देश विदेश का मौजूद है। यहां से लेके BBC से लेके CNN से लेके अल जजीरा तक सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। जर्मन ड्यूशे वेले में चर्चा हो रही है। सबके रिपोर्टर आ रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यूट्यूबर आ रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किसी को किसी ने कुछ नहीं कहा। पर अगर आप वहां पर लश्कर नोएडा की तरफ से जाओगे यलगार छेड़ने, तो भाई कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है, बहिष्कार भी हो सकता है। मुंबई में भी ये हुआ, भाग गोदी मीडिया भाग, नारे लगा रहे हैं। जी न्यूज़ वाला अपना खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं गोदी मीडिया, उसको बोलने ही नहीं दिया। तो भाई जब आप इतना ज़्यादा अपनी साख गिरा लोगे, आंख बंद करके लगोगे, तो यही होगा। और जो पत्रकार ये यहाँ पे जिनके साथ हो रहा है,
इनकी भी कोई गलती नहीं है, इनका आपको पता है इनको खुद को खबरें नहीं करने देते हैं। ये बेचारा जाता है खबर असाइन कराने, मैं इस पर स्टोरी करना चाहता हूँ, ये स्कैम है। संपादक कहता है बड़ा अच्छा आइडिया, कर लो। जैसे ही खबर लेने के लिए क्रू लेके निकलता है, वहाँ पे एक किराए के हत्यारे बैठे होते हैं, उनको कहा जाता है असाइनमेंट डेस्क। उसका फ़ोन आता है, अरे उसको छोड़ो, पहले यहाँ भागो, उसको छोड़ो, फलां का भाषण पकड़ के ला, उसको छोड़ो। सारा ये PR कार्यक्रम कराते रहते हैं। तो भाई पहले मीडिया का कैरेक्टर सुधार लो, फूलमाला डालेंगे लोग। तो ये जो हो रहा है ना, इसके पीछे आप उन बच्चों को दोष नहीं दे सकते, वो आपके रोज कर्मों को देख रहे हैं। हर रिपोर्टर को आपकी एक एंकर रोज बैठ के शाम को यही सब कर रही है। आपके मीडिया हाउस मैंने कल बताया था, छाप रहे हैं, कोई कह रहा है कि इनके तो पासपोर्ट जब्त होंगे, कोई कह रहा है पाकिस्तान का आता है, कोई कुछ। क्यों? कौन सा जर्नलिज्म हो रहा है? सब कुछ सूत्रों के मुताबिक। कौन से सूत्र हैं यार तुम्हारे? ऐसे रॉ के अधिकारी बता रहे हैं तुमको ये होगा वो होगा, सबकी थीम एक ही है, डराना। तो अगर ऐसे करोगे भैया तो थोड़ा बहुत ये भी होगा, अच्छा नहीं लगता है, दुखद लगता है कि एक पत्रकार जा रहा है प्रदर्शन में। लोग पत्रकार कन्फ्लिक्ट जोन में जाते हैं, युद्ध के बीच में जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। वो अलग बात है कि इजराइल जैसा दरिंदा उनको भी मार देता है, लेबनान में, गाजा में, सब जगह। पर एक प्रोटेक्शन मिलता है। अफगानिस्तान में लोगों ने रिपोर्टिंग की है, उसका एक तरीका होता है। आप जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, और कम से कम पत्रकारिता नहीं कर रहे हो। आपको भी कम से कम एक उम्र के बाद में, जब आप उस समय जब करके उठोगे, आपके मन में ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार हमने क्या किया। मालिक पैसे खा रहा था, ले रहा था पैसे मोटे, और हम उसके लिए अब बंदरिया बन के नाच रहे थे। खैर, इसी के साथ में मैं आपको एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं। मोदी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस आंदोलन को अभी तक ये डंडे मार के हैंडल कर रहे थे, अब हाथ जोड़ के भले ही हैंडल करें, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो इतिहास में दर्ज हो गई हैं। और जब नरेंद्र मोदी इस तरह से समर्पण करते दिखते हैं, तो उनकी कमजोरी जब दिखती है, तो याद रखिएगा, चाहे JDU हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या बाकी जो लोग हों, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ डूब के मरने के लिए तैयार नहीं होता। सरकार अगर कमजोर होती दिखेगी, अगर मोदी जी का जलवा कमजोर होता दिखेगा, ये लगेगा कि उनका जन समर्थन कमजोर हो रहा है, तो ये पक्का है कि वो लोग भी साथ छोड़ेंगे। मैंने लिखा, आज ही लिखा, कि देखना आप, मोदी जी छात्रों से भी माफी मांगते हुए दिखाई देंगे। आज आधी माफी तो हो गई है, लेकिन पूरी माफी का जहां तक सवाल है वो जल्दी ही आएगी। कुछ लोगों ने टिप्पणी की मेरी कमेंट फेसबुक पोस्ट पे कि अभी कौन सा चुनाव है, अभी क्या है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं था, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं आती थी, इसलिए इतने दिन किसान आंदोलन में उनको टांग दिया था। ये बच्चे अपर मिडिल क्लास और अपर कास्ट बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं बड़ी संख्या में। ये बीजेपी का पेड पोस्ट वोट बेस है। तो ये भी पक्का मान के चलिए कि अब मोदी लगातार कमज़ोर होने जा रहे हैं। या तो उन्होंने पहले ही बातचीत कर ली होती और मामले को सुलझा लिया होता। एक और खबर दे रहा हूँ आपको, अगले कैबिनेट फेरबदल में ये सरकार उल्टी लेटी होगी साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में, और धर्मेंद्र प्रधान को भी निकाल देंगे। किसी के लिए लड़ने का सवाल ही नहीं है। अगर नुकसान हो रहा है तो मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर चीज़ें साफ दिख रही हैं कि किस दिशा में जा रही हैं।